नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवानी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर आ रही है इजराइल हमास जंग से जुड़ी। इजराइल की सेना ने समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश में जुटे हमास के 8 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। इजराइल की सेना का दावा है कि हमास के ये लड़ाके गाजा पट्टी से सुरंगों के रास्ते पहले भूमध्य सागर तक पहुंचे और वहां से वो तैरकर दक्षिणी इजराइल में घुसकर तबाही मचाने की फिराक में थे। लेकिन जैसे ही इजराइल को इसकी भनक लगी, उसने हमास के लड़ाकों को ढेर कर दिया। मतलब इजराइल ने हमास की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया, क्योंकि दावा यह भी है कि 7 अक्टूबर को इजराइल में दाखिल होने के लिए हमास के लड़ाकों ने सुरंगों का ही इस्तेमाल किया था, जिनमें कुछ सुरंगें ऐसी हैं जो गाजा पट्टी से इजराइल के किबुत्ज रईम इलाके में निकलती हैं। और दावा है कि उन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल कर हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर को इजराइल में दाखिल हुए थे। लेकिन इजराइल के मीडिया का दावा है कि उसी दिन की तरह एक बार फिर हमास सुरंगों के जरिए इजराइल में तबाही मचाने की तैयारी में था। इस बार हमास के लड़ाके समंदर के रास्ते दक्षिणी इजराइल के जिकिम इलाके में घुसपैठ करने की फिराक में थे। लेकिन इजराइल ने उनकी कोशिश पर पानी फेरते हुए उन्हें वहीं ढेर कर दिया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ये सभी लड़ाके सुरंग के रास्ते पहले तो गाजा के समुद्री किनारे पर पहुंचे, फिर वहां से तैरकर दक्षिणी इजराइल के जिकिम इलाके में घुसने की फिराक में थे, जहां उनका प्लान एक बार फिर कत्लेआम मचाने का था। लेकिन उनका ये प्लान धरा का धरा रह गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास के वो लड़ाके इजराइल की नौसेना के सख्त पैरे को मात नहीं दे पाए। इजराइल की नौसेना के मुताबिक उन सभी हमास के लड़ाकों को समंदर में घुसने से पहले ही ढेर कर दिया गया। और इजराइल में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हमास के लड़ाकों का एक वीडियो भी इजराइल की सेना ने जारी किया। इस वीडियो में कुछ लोग समंदर के रास्ते दक्षिण इजराइल में घुसने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन जैसे ही इजराइल की नौसेना ने उन्हें देखा, उन पर तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। सामने आए वीडियो में इजराइल की नौसेना हमास के लड़ाकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करती दिखी। इजराइल ने दावा किया कि उस हमले में हमास के 8 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, जो दक्षिणी इजराइल के जिकिम इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। वहीं उस हमले के बाद इजराइल ने गाजा के समुद्री तट पर भी बमबारी की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें इजराइल के कुछ लड़ाकू विमान एक मस्जिद के ऊपर बमबारी करते नजर आए। इजराइल ने दावा किया कि उस मस्जिद में हमास के कई लड़ाके छिपे हुए थे, साथ ही वहां हथियारों का जखीरा रखा हुआ था, जिसे हमले के बाद तबाह कर दिया गया। क्योंकि इजराइल ने गाजा पर बारूद बरसाने के साथ ही अपनी सीमाओं को भी पूरी तरह सुरक्षित कर दिया। यहां तक कि दक्षिण इजराइल के जिकिम इलाके को पूरी तरह खाली करा लिया, क्योंकि इजराइल को डर है कि हमास के लड़ाके उस इलाके में घुसपैठ कर 7 अक्टूबर के जैसा फिर से कत्लेआम मचा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण इजराइल का जिकिम इलाका गाजा बॉर्डर के करीब है और वहां से कुछ किलोमीटर दूर ही गाजा में हमास ने सुरंगों का मकड़जाल फैला रखा है और ये सुरंगें जिकिम के समुद्री किनारे के करीब तक फैली हुई हैं। ऐसे में अगर हमास के लड़ाके वहां घुसपैठ करने में कामयाब हो गए तो एक बार फिर इजराइल में तबाही मच सकती है। और इसी तबाही से बचने के लिए इजराइल लगातार गाजा के समुद्री किनारों पर बमबारी कर रहा है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक उस बमबारी में हमास के हथियारों का एक गोदाम भी तबाह हो गया। और इजराइल की सेना ने दावा किया कि हमास के लड़ाके इजराइल में घुसपैठ के लिए गाजा में बनी सुरंगों का इस्तेमाल कर रहे थे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना उन्हीं सुरंगों को तबाह करने में जुटी है। लेकिन हमास की उन सुरंगों को बर्बाद करना इजराइल के लिए इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि गाजा की जमीन के ऊपर 20 लाख लोग रहते हैं और जमीन के नीचे हमास ने सुरंगों का जाल बिछा रखा है। साल 2005 में गाजा से इजरायली सेना पीछे हट गई थी। उसके बाद वहां सुरंगों का निर्माण शुरू हो गया था। लेकिन 2 साल बाद हमास के हाथ में गाजा का नियंत्रण मिलने के बाद सुरंगों के इस जाल में बेतहाशा इजाफा होने लगा। हमास का दावा है कि उसने 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंगें बिछा रखी हैं, जो उत्तरी गाजा से मिस्र की सीमा तक फैली हुई हैं। और इन्हीं सुरंगों के जरिए हमास तक सामान, ईंधन और हथियार पहुंचाए जाते हैं। यही नहीं, इन सुरंगों के जरिए ही हमास के लड़ाके इजराइल में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। और इजराइल के मीडिया का दावा है कि सुरंगों की उन्हीं भूल भुलैया में इजराइल के बंधकों को हमास के लड़ाकों ने कैद कर रखा है, जिन्हें ढूंढना इजराइल के लिए काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये सुरंगें कई किलोमीटर में फैली हुई हैं। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक इजराइल की सेना को उन सुरंगों के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है। इसलिए इजराइल की सेना गाजा में घुसने से पहले हवाई हमले कर रही है। और दावा है कि हवाई हमले में उन सुरंगों को मामूली नुकसान हुआ। यही नहीं, साल 2014 में जब इजराइल ने आखिरी बार गाजा के अंदर घुसकर बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी तो जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। उसके 67 से ज्यादा सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने मार दिया था और इस बार भी इसकी आशंका है। इसलिए जंग के 18 दिन बाद भी न तो बंधकों की रिहाई हो पाई है और न ही गाजा में घुसकर कोई सैन्य कार्रवाई हुई है। इस बीच इजराइल की सेना ने हमास के एक और कमांडर को ढेर करने का दावा किया। इजराइल का आरोप है कि हमास का ये कमांडर 7 अक्टूबर को किबुत्ज बेरी इलाके में हुए हमले में शामिल था।
जहां 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी और कुछ लोगों को जलाकर मार डाला गया था। यही नहीं, हमास के हमले के बाद इजराइल के किबुत्ज बेइरी इलाके को पूरी तरह खाली करा लिया गया था और इसी वजह से हमास के उस कमांडर की तलाश में इजराइल के सैनिक दिन रात एक किए हुए थे। इजराइल की सेना ने दावा किया कि जैसे ही हमास के उस कमांडर के ठिकाने के बारे में जानकारी मिली, उसके तुरंत बाद ही इजराइल की सेना एक्शन में आ गई और उसके ठिकानों को बमबारी कर बर्बाद कर दिया। इजराइल की सेना ने उस बमबारी का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें आसमान से गिरते घातक बमों से हमास के ठिकाने मलबे के ढेर में तब्दील होते नजर आए। इजराइल ने दावा किया कि वो पिछले 2 हफ्तों में हमास के 13 खतरनाक कमांडरों को मार गिरा चुका है। और इजराइल चुन चुनकर हमास के कमांडरों को ढेर कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 लाख से ज्यादा सैनिक और 3000 से ज्यादा टैंक जब गाजा में घुसे तो उन्हें ज्यादा मुश्किलों का सामना न करना पड़े। और इसलिए इजराइल हमास को कमजोर करने में जुटा हुआ। इजराइल की सेना के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में हमास के 13 बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। ये सभी कमांडर 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले में शामिल थे और उन कमांडरों को जंग में लड़ने की पूरी ट्रेनिंग मिली हुई। साथ ही वो गाजा के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। ऐसे में उन कमांडरों के मारे जाने से हमास को बड़ा नुकसान हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल ने गाजा की घेरेबंदी की हुई है और किसी भी वक्त गाजा पर बड़ा हमला हो सकता है। ऐसे में अगर हमास कमजोर हुआ तो इजराइल की सेना हमास को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। बड़ी खबर आ रही है इजराइल और हमास से जुड़ी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल के खिलाफ बड़ी लड़ाई के लिए हिजबुल्लाह प्रमुख ने हमास और फिलिस्तीन के दूसरे चरमपंथी संगठन PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं के साथ एक बैठक की। ये मीटिंग लेबनान की राजधानी बेरूत में हुई। रॉयटर्स के मुताबिक इस बैठक में गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों को रोकने और इजराइल के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने पर चर्चा हुई। मतलब यह कि इजराइल के खिलाफ हमास को अब खुले तौर पर हिजबुल्लाह और PIJ के लड़ाकों का साथ मिल रहा है, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बेरूत में हुई बैठक में हिजबुल्लाह, हमास और PIJ के नेताओं ने गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों का मिलकर जवाब देने की कसम खाई। रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह और PIJ ने इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हमास को अकेला नहीं छोड़ने का भरोसा दिया, जिसका सीधा मतलब यह कि इजराइल और हमास की लड़ाई का दायरा अब और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि रॉयटर्स के मुताबिक लेबनान की राजधानी बेरूत में जो बैठक हुई उसमें हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह, हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरोरी और PIJ प्रमुख जियाद अल नखला मौजूद थे। यानी इजराइल पर हमले के लिए उसके 3 कट्टर दुश्मनों ने हाथ मिला लिया, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि जिस रफ्तार से इजराइल गाजा पर बारूद बरसा रहा है, जल्दी वो हमास को खत्म कर देगा। और रॉयटर्स के मुताबिक इसी वजह से इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने का सपना देखने वाले इन तीनों संगठनों ने कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल पर बड़े हमले का प्लान तैयार कर लिया, ताकि इजराइल पर एक साथ मिलकर चारों तरफ से ऐसा हमला बोला जाए कि उसकी कमर टूट जाए। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने जब इजराइल में घुसकर कहर बरपाया था, तब लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन PIJ ने मिलकर जश्न मनाया था। और उस हमले को इजराइल पर फिलिस्तीन की बड़ी जीत बताते हुए हमास की हर तरह से मदद का ऐलान भी कर दिया था। PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद वो चरमपंथी संगठन है जो इजराइल के लिए हमास की तरह ही सिरदर्द बना हुआ है। 1981 में बना पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद संगठन फिलिस्तीन में हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। इसकी शुरुआत मिस्र में पढ़ने वाले फिलिस्तीन के छात्रों ने की थी। PIJ का उद्देश्य भी हमास की तरह इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने का है, जबकि इजराइल इस संगठन को ईरान का साथी बताता है और आरोप लगाता है कि PIJ के लड़ाकों को ईरान हथियार और पैसे मुहैया कराता है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने हमास की तरह PIJ को भी आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। मतलब इजराइल और अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को हमास जैसा ही खतरनाक मानते हैं, लेकिन एक ही मकसद और एक ही दुश्मन होने के बाद भी हमास और PIJ के बीच कई बार टकराव की स्थिति भी बन चुकी है और दोनों के लड़ाके आमने सामने तक आ चुके हैं। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई बार हमास ने PIJ को इजराइल पर हमला करने से भी रोका था। अल अरबिया के मुताबिक हमास की तरह इसके भी ट्रेनिंग कैंप गाजा में ही चलते हैं, जहां खूंखार लड़ाके तैयार किए जाते हैं। PIJ शुरुआत से ही इजराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा उग्र रहा है। PIJ के पास आत्मघाती हमलावर हैं जो इजराइल को मिटाने के नाम पर खुद मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कई बार इसके लड़ाके आत्मघाती हमले करके इजराइल को दहला चुके हैं। लेकिन इजराइल के खिलाफ हमास की लड़ाई PIJ से थोड़ी अलग है। हमास के हमलों का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई बार ऐसा हुआ कि PIJ की वजह से हमास को अपने मिशनों में बदलाव करना पड़ा या उन्हें रोकना पड़ा। हालांकि इस बार जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो PIJ ने उसका खुलकर साथ दिया। लेकिन इजराइल ने इस बार हमास के साथ ही फिलिस्तीन के इस दूसरे बड़े चरमपंथी संगठन को पूरी तरह खत्म कर लेने की कसम खाई।
इसराइल और हमास की जंग में पीआईजे की एंट्री उस वक्त हुई जब पिछले हफ्ते गाजा में एक अस्पताल पर बड़ा हमला हो गया था। इसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया था। अस्पताल पर हुए उस हमले के बाद इसराइल पर मरीजों और मासूमों को बेरहमी से मारने का आरोप लगा था, जबकि इसराइल की सेना ने दावा किया था कि पीआईजे यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने इसराइल को निशाना बनाकर एक रॉकेट दागा था, लेकिन गलती से वो उस अस्पताल पर जा गिरा। अपने दावे को साबित करने के लिए इसराइल ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की थी। इसराइल की फौज ने दावा किया कि ये ऑडियो क्लिप हमास के 2 आतंकियों के बीच हुई बातचीत की थी। इसराइल ने दावा किया कि हमास को यह बात पता थी कि अस्पताल पर जो रॉकेट गिरा वो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का ही था, जिसका मतलब यह कि हमास ने जानबूझकर अस्पताल पर हमले का आरोप इसराइल पर मढ़ा था। लेकिन इसराइल की तरफ से जारी ऑडियो क्लिप ने सारी पोल खोलकर रख दी। इसके ठीक 3 दिन बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यमन के हूथी विद्रोहियों ने इसराइल को निशाना बनाकर मिसाइलें दाग दी, जिन्हें अमेरिका की नौसेना ने इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। यानी गाजा पर इसराइल के हमलों से भड़के यमन के हूथी विद्रोहियों ने भी जंग का एक और मोर्चा खोल दिया। इसलिए कहा जा रहा है कि इसराइल के लिए यह जंग उतनी आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि सिर्फ हमास ही नहीं, दूसरे मोर्चे पर इसराइल को लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों से भी लड़ना है और अब यमन के हूथी विद्रोहियों के मिसाइल हमलों का जवाब भी देना है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इसराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन से हूथी विद्रोहियों ने इसराइल को तबाह करने के लिए क्रूज मिसाइलें दाग दी थी। लेकिन भूमध्य सागर में तैनात अमेरिका के युद्धपोत ने इस हमले को नाकाम कर दिया। पिछले हफ्ते भी अमेरिका ने इसराइल पर यमन से दागी गई 4 मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया था। लेकिन इसराइल और हमास की जंग में हूथी विद्रोहियों की एंट्री ने इसराइल और अमेरिका समेत सऊदी अरब की भी टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि 9 साल पहले शुरू हुए यमन के गृह युद्ध में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब कूद पड़ा था। सऊदी अरब का आरोप है कि हूथी विद्रोहियों को ईरान भड़काता और हथियार के साथ उसे पैसे भी पहुंचाता। यमन में 2014 से वहां की सुन्नी सरकार और शिया हूथी विद्रोहियों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ी हुई है। लेकिन देखते ही देखते यमन, ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी का अखाड़ा बन गया। यमन के हूथी विद्रोही शिया मुसलमान हैं और उन्हें ईरान का समर्थन मिला हुआ है। सऊदी अरब तो यह भी आरोप लगाता है कि ईरान उन्हें हथियार और फंड मुहैया कराता है। वहीं सऊदी अरब यमन का पड़ोसी है और सुन्नी मुस्लिम देश है। इसी वजह से वो अपने पड़ोस में ईरान के समर्थन वाले शिया हूथी विद्रोहियों का विरोध करता है और 2015 में यमन से हूथी विद्रोहियों को भगाने के लिए लड़ाई में कूद पड़ा। और इसी वजह से हमास का समर्थन कर रहे हूथी विद्रोहियों पर सऊदी अरब की भी नजर है, क्योंकि सऊदी अरब को डर है कि इसराइल के कमजोर होने से ईरान मजबूत होगा, जिससे यमन में ईरान के समर्थन से हूथी विद्रोहियों की ताकत बढ़ेगी। उधर हमास की जारी जंग के बीच लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने इसराइल से लगने वाली लेबनान की सीमा का दौरा किया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल की उत्तरी सीमा पर लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने भी अपने लड़ाकों को तैनात कर दिया था और इसराइल को उसकी उत्तरी सीमा से बड़े हमले की धमकी दी थी। यहां तक कि हिजबुल्लाह ने इसराइल की सीमा में कई रॉकेट भी दाग दिए थे। हालांकि इसराइल की सेना ने भी अपनी सीमा पर पहरा बढ़ा दिया और हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब गोलीबारी करके दिया। इसराइल ने दावा किया कि उसकी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार घुसपैठ करने की कोशिश में हैं। जबकि इसराइल से लगी सीमा पर पहुंचे लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इसराइल पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म करने के नाम पर बेगुनाहों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। नजीब मिकाती ने सीमा पर तैनात संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों से मुलाकात की। 2 दिन पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी लेबनान से लगने वाली सीमा का दौरा किया था और इसराइल के सैनिकों का हौसला बढ़ाया था, क्योंकि इसराइल को एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। गाजा पट्टी से हमास के लड़ाके इसराइल की सीमा से लगे शहरों को निशाना बना रहे हैं, जबकि उत्तर में लेबनान और सीरिया में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाके उस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। यानी हमास के साथ इस वक्त हिजबुल्लाह भी इसराइल के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इसराइल पर हमास के हमले के अगले दिन यानी 8 अक्टूबर से ही हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले कर रहा है। इसराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल के जवाबी हमले में 40 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे जा चुके हैं, जिन्हें हिजबुल्लाह प्रमुख ने शहीद का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल का कट्टर दुश्मन ईरान भी चाहता है कि हमास और हिजबुल्लाह एक साथ मिलकर इसराइल पर हमला बोल दें। इन दोनों की मदद का आरोप ईरान पर लगता है। इसराइल आरोप लगाता है कि हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ट्रेनिंग, पैसा और हथियार भी ईरान ही मुहैया कराता है। इस बीच हमास के खिलाफ जंग के बीच इसराइल की सेना ने लेबनान सीमा पर मौजूद नहरिया इलाके में गलील नाम के अस्पताल को ही अपना कमांड सेंटर बना लिया। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह कई बार इसराइल को जंग में उतरने के लिए धमकी दे चुका है, जिस पर भड़के इसराइल ने कुछ दिन पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी कर उन्हें तबाह कर दिया था।
इन हमलों से बौखलाए हिजबुल्लाह ने इजरायल को सबक सिखाने के लिए कई जोरदार हमले भी किए थे। लेकिन अब इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के हमलों का तोड़ निकालने के लिए लेबनान सीमा के पास नहरिया शहर के गलील नाम के अस्पताल को ही अपना कमांड सेंटर बना लिया। गलील अस्पताल जमीन के अंदर बना हुआ यानी अंडरग्राउंड है। यही नहीं, दावा तो यह भी किया गया कि बड़े से बड़ा हमला भी इस अस्पताल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बॉम्ब, रॉकेट, मिसाइल से ही या बुलेट से ही लोगों की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि केमिकल हथियारों से भी रक्षा करेगा। और इसी अस्पताल में हिजबुल्लाह के हमलों में घायल करीब 200 इजरायली सैनिकों का इलाज भी चल रहा है। और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह इजरायल पर पूरी ताकत के साथ हमला कर सकता है, जिसे देखते हुए इजरायल ने लेबनान सीमा से महज 9 किलोमीटर दूर गलील अस्पताल में बंकर बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि इजरायल को डर सता रहा है कि कहीं हिजबुल्लाह उस पर बड़ा हमला न कर दे। इससे पहले 2006 में इजरायल और लेबनान के बीच हुए युद्ध में इसी अस्पताल को मिसाइल से निशाना बनाया गया था और अब इजरायल की सेना ने इसे ही कमांड सेंटर बना लिया और वहां अपने कई सैनिकों को तैनात कर दिया, जिनमें इजरायल की सेना के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं, जो इस अस्पताल से ही कमांड देते हैं और यहीं से युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं। गलील अस्पताल में 800 बेड की व्यवस्था की गई। यही नहीं, घायल सैनिकों को लाने के लिए इस अस्पताल के ऊपर एक हेलीपैड भी बना हुआ है। तो युद्ध के काल में भी अगर मरीज को आपातकालीन स्थिति में लाया जाएगा तो हेलीकॉप्टर से भी लाया जा सकता है। गलील अस्पताल भूमध्य सागर के किनारे बसे नहरिया शहर में। नहरिया शहर उत्तरी इजरायल में है, जो लेबनान की सीमा से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है, जहां से हिजबुल्लाह इजरायल पर लगातार हमले करने में जुटा है। उधर बड़ी खबर आ रही है इजरायल और हमास युद्ध से जुड़ी। गाजा में सीज फायर के मुद्दे पर इजरायल और संयुक्त राष्ट्र में ठन गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने खुलकर बोल दिया कि हमास ने इजरायल पर बेवजह हमला नहीं किया, जिसके बाद इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत ने एंटोनियो गुतरेस का इस्तीफा मांग लिया। इजरायल के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात रद्द कर दी और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी को इजरायल का वीजा देने से मना कर दिया, क्योंकि इजरायल संयुक्त राष्ट्र महासचिव के बयान पर तमतमा गया और संयुक्त राष्ट्र से भिड़ गया। नौबत यह आ गई कि इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस का इस्तीफा मांग लिया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की बैठक में गुतरेस ने फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे दिया, जिस पर इजरायल भड़क गया। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने खुलकर बोल दिया कि हमास ने इजरायल पर बिना किसी कारण के हमला नहीं किया। It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र की बैठक में गुतरेस ने फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों पर भी खुलकर बात की। The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. यानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बेबाक होकर फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे दिया और गाजा में इजरायल के हवाई हमलों की आलोचना की। उन्होंने आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने कानूनों का हवाला दिया। यही नहीं, गुतरेस ने तुरंत सीज फायर की मांग भी की, जिसके बाद इजरायल आग बबूला हो गया। उसने आओ देखा ना ताव और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस के इस्तीफे की मांग कर डाली, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से इजरायल लगातार हमास पर इजरायल के लोगों से हैवानियत करने का आरोप लगा रहा है। लेकिन जैसे ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने हमास के हमले पर बयान दिया, इजरायल का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि गुतरेस ने अपने बयान से जता दिया कि वो गाजा में इजरायल के हमलों के खिलाफ है, जबकि इजरायल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है। यही नहीं, उसने दलील दी कि वो गाजा में केवल हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन जैसे ही गुतरेस का फिलिस्तीन के समर्थन में बयान आया, इजरायल का पारा चढ़ गया और संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत गिलाद एर्दान ने आक्रामक ट्वीट किए और गुतरेस का इस्तीफा मांग लिया। गिलाद एर्दान ने लिखा कि गुतरेस सारी नैतिकता भूल चुके हैं और उन्होंने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के नरसंहार के लिए जो समझ दिखाई है, वो संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए ठीक नहीं है। इसलिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इजरायल हमास के अंत से पहले गाजा पर हमले नहीं रोकेगा। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत गिलाद एर्दान से पहले इजरायल के विदेश मंत्री भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव पर खूब भड़क गए। उन्होंने तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सामने ही उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। और संयुक्त राष्ट्र के स्थापना दिवस पर हुई बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के खिलाफ खूब आग उगली। वो बैठक में हमास के हमले में मारे गए इजरायल के नागरिकों की तस्वीरें लेकर आए और उन्हें दिखाते हुए इजरायल में हुए नरसंहार की पूरी कहानी दुनिया को सुना दी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस की बात सुनकर इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन को गुस्सा आ गया। Mr. Secretary General, in what world do you live? Definitely, this is not our world. एली कोहेन यही नहीं रुके, उन्होंने हमास की तुलना नाज़ियों से कर दी। Hamas are new Nazis. नाज़ी हिटलर की सेना के सैनिक थे, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में लाखों यहूदियों का नरसंहार किया था।
एली कोहेन ने हमास के लड़ाकों की तुलना उन्हीं नाज़ी सैनिकों से की, क्योंकि 7 अक्टूबर को उन्होंने भी दक्षिणी इजराइल में कत्लेआम किया था और सैकड़ों यहूदी लोगों की जान ले ली थी। जिसके बाद इजराइल ने हमास के अंत के लिए गाजा पट्टी में बम बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जंग रोकने की मांग कर डाली, जबकि इजराइल और अमेरिका इसके खिलाफ हैं। गाजा पट्टी वो जगह है जहां हमास के हथियारों के ठिकाने, सुरंगें और मुख्यालय है। यही नहीं, गाजा पट्टी में उन्हीं का शासन भी है, जहां से उसने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल के शहरों पर मिसाइलें दागी थी और उसके लड़ाके इजराइल में घुस गए थे, जिसके बाद उन्होंने इजराइल के 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजराइल और अमेरिका लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में सीज फायर की मांग की गई, जिसके लिए गाजा में आम लोगों की मौत और उनकी दुर्दशा का हवाला दिया गया और फिलिस्तीन के लोगों से हमदर्दी दिखाई गई। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने बयान दिया कि इससे पहले कि युद्ध में और निर्दोष लोगों की जान चली जाए, जंग रोक देनी चाहिए। लेकिन न अमेरिका ऐसा चाहता है और न इजराइल। अमेरिका ने तो ये शर्त भी रख दी थी कि सभी बंधकों की रिहाई के बाद ही युद्ध विराम होगा, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि जंग हमास के अंत के बाद ही रुकेगी। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के बयान से नाराज होकर उसने संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ कई एक्शन भी ले डाले, क्योंकि जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने बयान दिया कि इजराइल पर हमास का हमला बेवजह नहीं था, जिसे सुनकर इजराइल का खून खौल उठा और वो सीधा संयुक्त राष्ट्र से भिड़ गया। इजराइल की तीखी प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र की बैठक तक ही नहीं रुकी, क्योंकि इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात रद्द कर दी। यही नहीं, इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी को वीजा देने से इनकार तक कर दिया और दलील दी कि ऐसा उसने संयुक्त राष्ट्र को सबक सिखाने के लिए किया। जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस का रुख थोड़ा नर्म पड़ गया। हालांकि उन्होंने गाजा के आम लोगों के अधिकारों की रक्षा का पक्ष लिया, लेकिन हमास की हरकतों की खुलकर आलोचना की और सुबह सुबह एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि फिलिस्तीनियों की कई शिकायतें हैं, लेकिन इससे हमास के हमलों को सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इसके जवाब में फिलिस्तीन के लोगों को सजा देना भी ठीक नहीं है। यानी संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हमास के हमलों पर नर्म रुख वाले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के सुर बदलते दिखे। माना जा रहा है कि ऐसा इजराइल के तीखे तेवरों की वजह से हुआ, क्योंकि उसने आरोप लगाया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव न्यूट्रल नहीं है और उनको पद पर रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इजराइल को उम्मीद थी हमास से जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र उसका साथ देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद कई ऐसे मौके आए जब इजराइल और संयुक्त राष्ट्र भिड़ चुके हैं। इससे पहले दोनों के बीच तब ठनी थी जब इजराइल ने उत्तरी गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी की थी और रातों रात उत्तरी गाजा खाली करने का फरमान सुना दिया था। इजराइल का यह फरमान 10 अक्टूबर को आया था, जो जंग के बाद पहला मौका था जब इजराइल ने ऐलान किया था कि वो गाजा पर जमीनी हमला करेगा, जिसके लिए उसके 3 लाख से ज्यादा सैनिक गाजा पट्टी के बॉर्डर पर पहुंच गए थे, क्योंकि इजराइल ने रातों रात फैसला लिया था कि गाजा पर हवाई हमले के बाद जमीन से भी अटैक होगा, क्योंकि हमास के खात्मे के लिए यह जरूरी था। लेकिन उसका ये फैसला उत्तरी गाजा में रहने वाले करीब 11 लाख लोगों के लिए मुसीबत बन गया था, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र बीच में कूदा था और उसने इजराइल के फरमान को विनाशकारी बताया था। जिसके बाद इस मुद्दे पर इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के बीच ठन गई थी, क्योंकि इजराइल ने जंग के तीसरे दिन भी संयुक्त राष्ट्र के बयान पर वैसी ही प्रतिक्रिया दी थी जैसी उसने जंग के 19वें दिन दी, क्योंकि यूएन को इजराइल के फरमान पर एतराज था और उसने उत्तरी गाजा खाली करने के आदेश पर आपत्ति जताई थी और बयान दिया था कि 24 घंटे में उत्तरी गाजा खाली करना असंभव है। जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने बयान दिया था कि संयुक्त राष्ट्र इजराइल को उपदेश दे रहा है, जबकि उसने गाजा में आम लोगों की हालत पर तब आंखें मूंद रखी थीं जब हमास ने आम लोगों को दी गई चीजों का गलत इस्तेमाल किया था। जिसके बाद हमास से जंग के मुद्दे पर इजराइल और संयुक्त राष्ट्र फिर भिड़ गए और इस बार तो झगड़ा पहले से ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव का इस्तीफा मांग लिया। यही नहीं, वो खुलकर उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाने लगा, जिसमें पर्दे के पीछे से अमेरिका भी उसके साथ खड़ा दिखा, क्योंकि उसका कहना है कि गाजा में युद्ध विराम से हमास का फायदा होगा। अमेरिका पहले ही बोल चुका है कि वो फिलहाल युद्ध विराम नहीं चाहता है, हालांकि वो कुछ दिन के लिए जमीनी हमला टालने के पक्ष में है। लेकिन अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि वो युद्ध विराम नहीं चाहता, क्योंकि मौजूदा हालात में युद्ध विराम से हमास को फायदा हो सकता है। A ceasefire right now really only benefits Hamas. That's where we are right now. अमेरिका का तर्क है कि सीज फायर हुआ तो हमास के लड़ाकों को बचने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि वो सुरंगों में छिपे हैं। साथ ही वो बंधकों की जान भी खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि 200 से ज्यादा लोग उनके पास हैं और सीज फायर होने से उन्हें छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। यानी सीज फायर होने पर हमास का फायदा ही फायदा है और अमेरिका और इजराइल ऐसा नहीं चाहते।
जबकि संयुक्त राष्ट्र लगातार इसका दबाव बना रहा है क्योंकि उसे गाजा के आम लोगों की चिंता है। लेकिन इजराइल हमास के खात्मे से कम पर मानता नहीं दिख रहा। इस बीच अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी गाजा में सीज फायर का विरोध किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अमेरिका की तरह यह दलील दी कि इससे हमास के लड़ाकों को फायदा पहुंच सकता है और इसीलिए ऋषि सुनक ने इजराइल को गाजा में हमले जारी रखने की सलाह दी। हालांकि इसके साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने गाजा में आम नागरिकों तक मदद पहुंचाने के लिए रास्ता तलाशने की भी मांग की। बड़ी खबर आई इजराइल हमास जंग से जुड़ी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के हमले की तुलना 2008 में मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले से कर दी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दो टूक कह दिया कि जिस तरह पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई में घुसकर वहां तबाही मचा दी थी, ठीक उसी तरह 7 अक्टूबर को भी इजराइल में घुसकर हमास के लड़ाकों ने वहां कत्लेआम मचा दिया था, जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। इसीलिए अमेरिका ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले की तुलना 2008 में हुए मुंबई हमले से कर दी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजराइल पर हमास के हमले को मुंबई पर हुए आतंकी हमले जैसा बताया और दो टूक बोल दिया कि इजराइल पर हमास के हमले को किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचाया था। इजराइल का आरोप है कि हमास ने महिलाओं और बच्चों तक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। हमास के इस हमले से न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। इसी हमले का जिक्र अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में किया। अपने संबोधन में उन्होंने हमास के हमले की तुलना 2008 में मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले से कर दी। They're unlawful and unjustifiable, whether they target people Istanbul or Mumbai, in New York or Kibbutz Berry. इसके साथ ही एंटनी ब्लिंकन ने हमास के हमले को एक आतंकी हमला करार दिया। उन्होंने बेगुनाह लोगों की हत्या को जघन्य अपराध बताया और उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इजराइल का हमास के ठिकानों पर हमला करना गलत नहीं है। इसके पीछे अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह दलील दी कि किसी भी देश को आतंकवाद के खिलाफ अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है और इजराइल उसी अधिकार के तहत अपनी सुरक्षा के लिए हमास को मिटाने में जुटा है, क्योंकि कोई भी देश अपने लोगों की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने दूसरे देशों से भी आतंकवाद को रोकने और इजराइल का समर्थन करने की अपील की। अपने संबोधन में एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का जिक्र किया। उन्होंने हमास के हमले और मुंबई के 26/11 हमले के बीच समानता भी बताई। They're unlawful and unjustifiable, whether they're carried out by ISIS, by Boko Haram, by Al-Shabaab, by Lashkar-e-Taiba, or by Hamas. मतलब अमेरिका ने साफ कर दिया कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि करीब 3 हफ्तों से जारी इस जंग में अमेरिका इजराइल का साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अमेरिका भी इजराइल की तरह ही हमास का खात्मा चाहता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस बात का भी जिक्र किया कि हमास के लड़ाकों ने मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले की तरह ही इजराइल में घुसकर हमले को अंजाम दिया था और उसी हमले की वजह से इजराइल हमास को मिटाने की कसम खा चुका है। हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल हवाई हमले कर गाजा पट्टी को मलबे के ढेर में तब्दील करने पर तुला है। एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले और 7 अक्टूबर को इजराइल पर किया गया हमला एक ही जैसे थे, क्योंकि 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से समंदर के रास्ते लश्कर तैयबा के 10 आतंकी मुंबई में घुसे थे। मुंबई में दाखिल होने के बाद आतंकियों ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर गोलियां चलाकर कई लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद वो मुंबई के ताज होटल में घुस गए थे। हालांकि करीब 60 घंटों तक चले ऑपरेशन के बाद लश्कर के आतंकियों को ढेर कर दिया गया था, जबकि कसाब नाम के आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया था। लेकिन पाकिस्तान से आए लश्कर तैयबा के उन आतंकियों ने मुंबई में कोहराम मचा दिया था। उन्होंने न सिर्फ ताज होटल में तांडव किया था, बल्कि शहर की कई दूसरी जगहों को भी निशाना बनाया था, जिससे पूरा देश हिल गया था। लश्कर के इस हमले से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। उस आतंकी हमले में 166 लोगों की जान गई थी, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक ठीक मुंबई हमले की तरह ही हमास के लड़ाकों ने भी 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर हमले को अंजाम दिया। गाजा पट्टी से घुसे हमास के लड़ाकों ने इजराइल के कई इलाकों पर एक साथ धावा बोला था और उन लोगों ने भी लश्कर के आतंकियों की तरह बेगुनाह लोगों को छलनी कर दिया, जिससे वहां तबाही मच गई थी। उसी दिन हमास के लड़ाकों ने किबुत्ज रईम इलाके में चल रहे एक म्यूजिक फेस्टिवल पर भी हमला कर 250 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।
इसीलिए अमेरिका का दावा है कि मुंबई पर लश्कर के हमले की तरह ही हमास के लड़ाकों ने भी इजरायल में अटैक किया था। और इसी वजह से अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने अपने संबोधन में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का जिक्र किया, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद ये आतंकी संगठन कश्मीर के नाम पर युवाओं को बरगलाकर आतंक की फैक्ट्री चलाता है और कश्मीर के नाम पर कई साल से झूठा प्रोपेगेंडा चला रहा है। ठीक इसी तरह फिलिस्तीन के हक की लड़ाई के नाम पर हमास भी आतंक का कारखाना चला रहा है। जिस तरह कश्मीर के नाम पर लश्कर युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग देता है, उसी तरह इजरायल से जंग के लिए हमास भी गाजा में आतंकी कैंप चलाता है। जिस तरह बेगुनाहों का खून बहाने को लश्कर जिहाद का नाम देता है, उसी तरह इजरायल में कत्लेआम को हमास जंग आजादी का नाम दे रहा है। अमेरिका का आरोप है जिस तरह पाकिस्तान लश्कर जैसे आतंकी संगठनों की मदद करता है, ठीक उसी तरह ईरान समेत कुछ देश हमास जैसे संगठनों को फंड देते हैं। हमास का आरोप है कि फिलिस्तीन की जमीन पर इजरायल ने कब्जा कर रखा है और उसी कब्जे को हटाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि लड़ाई लड़ने का उसका तरीका बिल्कुल आतंकियों जैसा है। इसीलिए वो हमास के हमले की तुलना आतंकी संगठन लश्कर के मुंबई हमले से कर रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में इजरायल में रहने वाले सैकड़ों यहूदियों की जान चली गई। आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने महिलाओं और बच्चों की भी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसी वजह से इजरायल ने हमास को आतंकी संगठन ISIS से भी ज्यादा खतरनाक और बेरहम बताया, क्योंकि इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने यहूदियों से दुश्मनी निकालने के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा। माना जा रहा है कि इसी वजह से इजरायल बुरी तरह भड़का हुआ और वो हर कीमत पर हमास को गाजा पट्टी से मिटा देने पर तुला है। हालांकि इजरायल ने गाजा पट्टी पर जमीनी हमला शुरू नहीं किया, लेकिन आसमान से किए जा रहे हवाई हमलों ने वहां तबाही मचाई हुई। पूरी गाजा पट्टी मलबे के ढेर में बदल चुकी है और वहां हर तरफ चीख पुकार मची है। लेकिन इसके बाद भी हमास जंग के मैदान में इजरायल के सामने डटकर खड़ा है और इजरायल का दावा है कि हमास के लड़ाके आतंकी संगठन ISIS से भी ज्यादा बर्बर और खतरनाक है, जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी वजह से वो हमास का नामो निशान मिटाने के लिए सैन्य अभियान चला रहा है, जो इस चरमपंथी संगठन के आखिरी कमांडर के मारे जाने के बाद ही रुकेगा। और जंग में इजरायल के साथ खड़े फ्रांस ने भी फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को मिटाने की हुंकार भर दी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तो हमास को खत्म करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन बनाने का सुझाव दे दिया और दुनिया के तमाम देशों से इस चरमपंथी संगठन के खिलाफ साथ आने की अपील की, ताकि इजरायल में मौत का तांडव करने वाले हमास के लड़ाकों का नामो निशान मिटाया जा सके। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हमास के खात्मे का मेगा प्लान तैयार कर लिया। उन्होंने हमास जैसे आतंकी संगठन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने का प्रस्ताव दिया है और उनका मानना है कि इराक और सीरिया में मौजूद आतंकी संगठन ISIS से लड़ने वाले सैन्य गठबंधन को अपना दायरा बढ़ाना चाहिए, ताकि वो गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ भी जंग में उतर सके। अमेरिका की अगुवाई में ISIS से लड़ने वाले सैन्य गठबंधन को सितंबर 2014 में बनाया गया था, जो सीरिया और इराक में ISIS के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने में जुटा है। मतलब इजरायल के साथ खड़े फ्रांस ने हमास का विनाश करने के लिए पश्चिमी देशों के सामने एक फुल प्रूफ प्लान पेश कर दिया और माना जा रहा है कि फ्रांस के इस प्लान के बाद हमास की मुसीबतें बढ़ गई, क्योंकि इस जंग में अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत तमाम पश्चिमी और यूरोपीय देश इजरायल के साथ खड़े हैं, जो खुलकर उसका समर्थन करने के साथ लगातार अपने घातक हथियारों की खेप भी इजरायल पहुंचा रहे हैं। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि हमास के साथ खड़े अरब देश और मुस्लिम देश खुलकर इजरायल के खिलाफ जंग में उतरने से हिचक रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से इस जंग में हमास पिछड़ता जा रहा है। वैसे भी इजरायल एक ताकतवर मुल्क है और ऊपर से सुपर पावर अमेरिका उसके साथ खड़ा है, जो उसे जमीनी हमले की रणनीति बनाने के साथ साथ अपने घातक हथियारों से भी उसकी मदद कर रहा है। हालांकि करीब 3 हफ्तों से जारी इस जंग में हमास के साथ ईरान खड़ा है। लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी जंग में उतरने की धमकी दे रहा है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इजरायल की ताकत देखकर ईरान और हिजबुल्लाह भी जंग में उतरने से परहेज कर रहे हैं। उधर हमास ने मुस्लिम देशों से बड़ी अपील कर दी। हमास ने मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ कूटनीतिक रिश्ते खत्म करने को कह दिया। हमास ने सभी मुस्लिम देशों से अपने राजदूतों को इजरायल से बुलाने की अपील कर दी, ताकि इजरायल पर हवाई हमले बंद करने के लिए दबाव बनाया जा सके। लगातार इजरायल गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिसमें अब तक करीब 6500 लोगों के मारे जाने की खबर है। ऐसे में हमास ने केवल युद्ध नहीं बल्कि कूटनीतिक चालें भी चलना शुरू कर दिया। इजरायल पर दबाव बनाने के लिए उसने मुस्लिम देशों से एक होने की अपील कर दी। हमास ने मुस्लिम देशों से इजरायल से अपने राजदूत वापस बुलाने की भी अपील की। साथ ही इजरायल के साथ हर तरह के कारोबारी रिश्ते भी खत्म करने को कह दिया।
हमास की तरफ से ये बयान तब आया जब संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने उसे आतंकी संगठन बता दिया। इतना ही नहीं, हमास का समर्थन करने वाले और उसके साथ सहानुभूति रखने वाले देशों पर भी अमेरिका ने तीखे हमले किए। और इजराइल से बढ़ रही टेंशन के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी मुस्लिम देशों से एकजुट होने की बात कह दी। हमास और इजराइल में छिड़ी जंग के बीच इब्राहिम रईसी ने एक बयान जारी किया और साफ कर दिया कि मुस्लिम देशों के एकजुट न होने की वजह से फिलिस्तीन के खिलाफ यह युद्ध शुरू हुआ, जिसे रोकने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सभी मुस्लिम देशों का एक होना जरूरी बता दिया। उन्होंने बयान जारी कर सीधा संदेश दिया कि अगर वक्त रहते दुनिया के मुस्लिम देश फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े होते तो गाजा पर इजराइल के हमलों को रोका जा सकता था और हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इसके साथ इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम देशों से फिलिस्तीन की मदद करने और उसकी ताकत बनने की अपील की। उनके मुताबिक इजराइल को अब भी नहीं रोका गया तो फिलिस्तीन की जमीन को बचाना मुश्किल हो जाएगा और फिलिस्तीन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने हमास को आतंकी संगठन मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए बताया कि हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि हमास एक ऐसा संगठन है जो अपनी जमीन और वहां के लोगों को बचाने के लिए इजराइल की सेना के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। इतना ही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने इजराइल पर जंग में किसी आतंकी संगठन की तरह काम करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर तुर्की के समर्थन का फायदा उठाने का भी बड़ा आरोप लगाया और इजराइल का दौरा न करने का भी ऐलान कर दिया। एर्दोआन के मुताबिक इजराइल जंग में बेगुनाह लोगों पर बम बरसाकर कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसके साथ एर्दोआन ने जंग को रोकने के लिए मुस्लिम देशों से मदद मांगी और फिलिस्तीन के लिए मिलकर काम करने की अपील की। और तुर्की के साथ कतर भी फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आया और जंग पर खुलकर इजराइल को कड़ी चेतावनी दे दी। कतर ने बयान जारी करते हुए गाजा पर सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग कर दी और बताया कि इजराइल को लोगों की हत्या करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जिससे साफ है कि तुर्की और ईरान के बाद कतर भी इजराइल के खिलाफ सुर में सुर मिलाने लगा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अपने बयान में इजराइल से गाजा पर अपने हमलों को रोकने की मांग की। सख्त रुख अख्तियार करते हुए उन्होंने चेतावनी दे दी कि किसी के पास भी आम लोगों की हत्या करने का अधिकार नहीं है और न ही किसी इलाके में घेरेबंदी कर वहां ईंधन की सप्लाई और खाने पीने जैसे जरूरी सामान को रोकने का हक है। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल पर गाजा में लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया और ऐसे में अब इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों के बीच आपसी सहमति बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आई, इजराइल को जिताने के लिए जंग में उसके साथ खड़ा अमेरिका उसकी मदद करने से हाथ खड़े करता दिख रहा है। अमेरिका ने इजराइल को दी जाने वाली अपनी सैन्य मदद में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए उसके पास समंदर में अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने से इनकार कर दिया। उल्टा अमेरिका ने उस एयरक्राफ्ट कैरियर को पश्चिम एशिया में मौजूद अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए ही रवाना कर दिया। इजराइल और हमास की जंग में यह बहुत बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि जो अमेरिका अपने दोस्त इजराइल को जिताने के लिए हमास को बड़ी बड़ी धमकियां देने में लगा है, उसे पश्चिम एशिया में अपनी सेना की ही सुरक्षा का खौफ खाने लगा है। और इजराइल भले ही अमेरिका का जिगरी दोस्त हो, मगर अमेरिका अपनी जान दांव पर लगाकर इजराइल की लड़ाई लड़े ऐसा नहीं लग रहा। यही वजह है कि अब अमेरिका पश्चिम एशिया में इजराइल की हिफाजत से पहले अपनी सुरक्षा चाक चौबंद करने में जुट गया है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल को हमास, हिजबुल्लाह और ईरान से बचाने के चक्कर में पश्चिम एशिया में उसकी खुद की ही कब्र खुद जाए। इसलिए अमेरिका ने पश्चिम एशिया में तैनात अपनी सेना की मदद के लिए अपने यूएसएस आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ चलने वाले जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों के पूरे बेड़े को सऊदी अरब के पास लाल सागर और ईरान के बगल में मौजूद फारस की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। जबकि पहले अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल की मदद के लिए तैनात होने वाला था। अमेरिका ने इजराइल की जंग छिड़ते ही पूर्वी भूमध्य सागर में सबसे पहले अपना यूएसएस फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था और फिर उसने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर भी पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात करने का ऑर्डर दे दिया था। मगर पश्चिम एशिया में खेल ऐसा पलटा कि अमेरिका ने अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल की मदद से हटाकर अपनी ही सुरक्षा में लगा दिया और F-16 जैसे अमेरिका के ताकतवर लड़ाकू विमान का बेड़ा भी पश्चिम एशिया में उसके दुश्मनों से लड़ने के लिए पहुंच गया। और अमेरिका का F-16 उसका वो फाइटर जेट है जिससे उसके दुश्मन थर-थर कांपते हैं, क्योंकि F-16 को धूल चटाने की ताकत रखने वाले जेट बहुत कम है। F-16 जेट 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए इतनी मिसाइलें और बम बरसा सकता है कि जमीन पर तबाही मच जाए। इतनी तेज स्पीड से उड़ने के बावजूद F-16 लड़ाकू विमान का निशाना बाज की तरह सटीक होता है, यहाँ तक कि रात के अंधेरे में भी। और तो और अमेरिका की वायुसेना यह भी दावा करती है कि उसका F-16
किसी भी मौसम और किसी भी वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ता। अमेरिका का ऐसा दमदार F-16 जेट पश्चिम एशिया में 24 घंटे ईरान के सिर के ऊपर मंडराने वाला है और अमेरिका अपने THAAD एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले ही पश्चिम एशिया में भेज चुका है। और तो और अपने देश में भी अमेरिका की जो फौज तैनात है उसने उसे भी हाई अलर्ट पर रहने को कह दिया और फरमान सुना दिया कि उन्हें भी किसी भी वक्त पश्चिम एशिया रवाना किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिका की फौज पर हमले बढ़वा सकता है। जबकि हमास और इजरायल की लड़ाई शुरू होने से अब तक पश्चिम एशिया के देशों सीरिया और इराक में पहले ही अमेरिका की सेना पर 1 दर्जन से ज्यादा हमले हो चुके हैं। पिछले हफ्ते इराक में एक दिन में अमेरिका के 2 अड्डों पर अटैक हुए थे। पहले वहां राजधानी बगदाद से 233 किलोमीटर दूर अमेरिका के ऐन अल असद एयरबेस पर ड्रोन गिराए गए थे। फिर बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी अमेरिकी फौज के एक मिलिट्री बेस पर रॉकेट फटे थे। पिछले हफ्ते ही सीरिया में भी अमेरिकी फौज पर हवाई हमला हुआ था। वहां के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद अल तन्फ मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक हुआ था और अमेरिका के पास खुफिया जानकारी है कि ये हमले तो बस ट्रेलर है। अमेरिकी सेना पर अटैक और बढ़ेंगे। यानी सीना ठोककर इजरायल का साथ देकर अमेरिका पर ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इराक और सीरिया में तैनात उसके सैनिकों की जान पर बनाई और वहां आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ कई साल से चल रहे अमेरिका के बड़े ऑपरेशन का भट्टा बैठ गया। जबकि इराक और सीरिया में अमेरिका के करोड़ों डॉलर दांव पर लगे। दोनों ही देशों में अमेरिका की सेना तैनात है। ईरान के पड़ोसी देश इराक में अमेरिका के 2500 सैनिक डेरा डाले बैठे हैं, तो सीरिया में अमेरिका के 900 सैनिक कई साल से डटे हुए हैं। दोनों जगह अमेरिका ISIS के आतंकियों से लड़ रहा है। सीरिया और इराक खुद बेशक कमजोर देश हैं, मगर उनके सिर पर ईरान खड़ा है। इराक ईरान का पड़ोसी है, इस वजह से ईरान का वहां अच्छा खासा दखल है। उसके समर्थन वाले लड़ाकों के कई गुट इराक में एक्टिव हैं। वहीं सीरिया की सीमा बेशक ईरान से नहीं लगती, लेकिन दोनों के दिल मिलते हैं। सीरिया की सरकार को बचाने के लिए ईरान की फौज के बड़े अधिकारी और कई लड़ाके वहां तैनात हैं। इसीलिए दोनों देशों में अमेरिका की सेना पर हमले होते रहते हैं, जो कि इजरायल का युद्ध छिड़ने के बाद से कई ज्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में पूरी दुनिया के सामने ईरान को सीधी चेतावनी दे दी। और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 2 टूक कह दिया कि अमेरिका ईरान से कोई जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर ईरान या फिर उसके समर्थन वाले लड़ाकों ने दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिका के नागरिकों या सैनिकों को जख्म दिए तो फिर अमेरिका भी जवाब देगा और ईरान लहूलुहान हो जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री का ये बयान अहम है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि उसके समर्थन वाले लड़ाकों के गुटों को भी लपेटे में ले लिया, ताकि ईरान पर्दे के पीछे रहकर भी खेल न खेल सके और ये कहकर अपना पल्ला न झाड़ सके कि अमेरिका पर हमला करने वाला वो नहीं था। लेकिन अमेरिका ने ईरान का नाम लिया तो ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसके राजदूत ने भी संयुक्त राष्ट्र में साफ कह दिया कि अमेरिका इस जंग के लिए बेवजह ईरान को जिम्मेदार ठहराने में लगा है। बल्कि ईरान के राजदूत ने गाजा पट्टी में इजरायल के हमलों में मरते मासूम लोगों के खून के लिए अमेरिका को ही कसूरवार बता दिया। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह अमेरिका इजरायल को धड़ल्ले से मदद पर मदद दिए जा रहा है, उसकी हाँ में हाँ मिलाने में लगा है, उस वजह से ही इजरायल की हिम्मत बढ़ी है और वो गाजा पट्टी पर हमले करने में लगा हुआ। इसलिए ईरान की बोलती बंद करने के लिए इजरायल ने उसके दोस्त सीरिया पर इतना बड़ा अटैक किया कि सीरिया के 8 सैनिक मारे गए। हमास से जंग का ऐलान करने के बाद से ही ये इजरायल का सीरिया पर सबसे घातक हमला, जिसके लिए इजरायल की फौज ने सुबह सुबह सीरिया की सेना के कई ठिकानों पर हमले कर दिए। मगर इजरायल ने दावा किया कि लड़ाई की शुरुआत सीरिया की तरफ से हुई, क्योंकि एक रात पहले सीरिया की तरफ से गोलान हाइट्स इलाके पर 2 रॉकेट दागे गए थे। गोलान हाइट्स इजरायल और सीरिया के बीच फसाद की पुरानी जड़ है, क्योंकि 1967 की जंग में इजरायल ने सीरिया से गोलान हाइट्स का इलाका हथिया लिया था। इस वजह से गोलान हाइट्स सीरिया और इजरायल के बीच जंग का मैदान बना रहता है। मगर सीरिया ने जो रॉकेट गिराए उनसे इजरायल का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि वो खुले इलाके में गिरे। लेकिन नुकसान हुआ या नहीं, इजरायल का दिमाग इसी बात से घूम गया कि सीरिया ने हमला किया कैसे। इसलिए उसने सीधा सीरिया की सेना के ठिकानों पर निशाना साधा और बताया गया कि उसके 8 सैनिकों की बलि चढ़ गई। उधर पश्चिम एशिया के देश कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक हमास के खिलाफ लड़ाई में इजरायल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनकी चपेट में आने से गाजा में फिलिस्तीनियों को बेहद गंभीर जख्मों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह रही कि गाजा में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के पहले हमले के बाद इजरायल ने उसे मिटाने के लिए एक से बढ़कर एक विनाशकारी हथियार जंग के मैदान में उतार दिए। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए वहां जमकर बारूद बरसाया, लेकिन गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायल के इन हमलों में बेकसूर फिलिस्तीनियों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया और दावा किया कि पिछले 19 दिनों में इजरायल की बमबारी की वजह से गाजा में 5700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और घायलों का आंकड़ा तो मरने वालों की संख्या से 3 गुना पार कर गया।
जिसकी वजह से गाजा के सभी अस्पताल घायलों से भर गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वहां के ज्यादातर अस्पतालों में क्षमता से कई गुना ज्यादा लोगों का इलाज हो रहा है। लेकिन इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से गाजा में घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वहां अस्पतालों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच गाजा के अल शिफा अस्पताल के निदेशक ने चौंकाने वाला दावा कर दिया। उनके मुताबिक इजराइल के हमलों में जो फिलिस्तीनी घायल हुए उनके जख्म जल्दी ठीक नहीं हो रहे। इतना ही नहीं, अल शिफा अस्पताल के निदेशक ने बताया कि हमास के खिलाफ इजराइल के सैन्य ऑपरेशनों में पहले भी गाजा के लोग घायल हुए थे, लेकिन इस बार के हमलों में जो लोग घायल हुए उनमें ऐसी चोटें और घाव देखने को मिले जो पहले कभी नहीं देखे गए। आशंका जताई गई कि ऐसा इजराइल की ओर से जंग में विनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल की वजह से हुआ, क्योंकि इजराइल पर गाजा में फास्फोरस जैसे खतरनाक बम के इस्तेमाल का आरोप भी लग चुका है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी, जिनमें आसमान से सफेद चिंगारी जमीन पर गिरती दिखाई दी थी। इसी सफेद चिंगारी को फास्फोरस बम कहा गया और दावा किया गया कि इजराइल ने उत्तरी गाजा में एयर स्ट्राइक के दौरान एक दो नहीं बल्कि कई फास्फोरस बम फोड़े, जिनकी चपेट में आने से वहां कई लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। जबकि इस बम पर 1980 में ही सीमित प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जिनके तहत तय किया गया था कि अगर फास्फोरस बम का इस्तेमाल रिहायशी इलाकों में हुआ तो इसे केमिकल अटैक माना जाएगा और उस देश के खिलाफ वॉर क्राइम के तहत कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर बना मोम जैसा ये केमिकल 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है और इसकी चपेट में आने वाले इंसान की हड्डियां तक गल जाती हैं। यानी फास्फोरस बम को फोड़ने का मतलब ही विनाश और बर्बादी लाना है। और इजराइल की सेना पर तबाही मचाने वाले इसी बम के इस्तेमाल के आरोप लगे। हालांकि इजराइल की सेना ने जंग में फास्फोरस बम के इस्तेमाल की बात से इनकार करते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया था। लेकिन जंग में बंकर बस्टिंग बम और आयरन स्टिंग मोटर जैसे खतरनाक हथियार के इस्तेमाल की बात तो खुद इजराइल की सेना भी कबूल करती है और इनके जरिए हमास के ठिकानों पर हमले के वीडियो भी जारी किए गए। इजराइल के ये हथियार बेहद ताकतवर माने जाते हैं और विनाशकारी भी, क्योंकि पश्चिम एशिया के देश कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इजराइल की सेना इन्हीं हथियारों के जरिए गाजा की इमारतों को मलबे में तब्दील कर रही है। लेकिन दावा किया गया कि इजराइल के बंकर बस्टिंग बम और आयरन स्टिंग मोटर से जो बारूद निकल रहा है उसने हमास को कम और गाजा में फिलिस्तीनियों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से गाजा में घायलों की संख्या तेजी से बढ़ गई। लेकिन असली मुसीबत लोगों पर तब पड़ पड़ी जब इजराइल के हमलों की चपेट में वहां के कई अस्पताल भी आ गए, जिसकी वजह से कई अस्पतालों को भारी नुकसान पहुंचा और वहां कामकाज ठप हो गया। हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल की सेना ने गाजा के उत्तरी इलाके में कई अस्पतालों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की और उस इलाके की बिजली सप्लाई भी काट दी, जिसकी वजह से वहां बिजली संकट खड़ा हो गया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि वहां से आए एक वीडियो में एक अस्पताल के कर्मचारी एम्बुलेंस से मरीज को निकालने के लिए टॉर्च के जरिए रोशनी करते दिखाई दिए। गाजा में इस्तेमाल होने वाली बिजली की सप्लाई इजराइल के इलाकों से ही होती थी और बिजली सप्लाई बंद होने के बाद अस्पतालों में जनरेटर के जरिए काम चल रहा था। लेकिन 2 रोज पहले इजराइल ने गाजा में ईंधन की सप्लाई पर भी पूरी तरह रोक लगा दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां के 12 अस्पतालों में मरीजों का इलाज पूरी तरह ठप हो गया। लेकिन इजराइल ने गाजा के अस्पतालों में आए संकट के लिए हमास को ही जिम्मेदार बताया और ईंधन के मामले में हमास पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। और इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने दावा किया कि हमास के पास लाखों लीटर तेल है, क्योंकि आरोप लगा कि हमास ने संयुक्त राष्ट्र से मदद के नाम पर गाजा आने वाला तेल चुरा लिया और इस वक्त उसके पास 5 लाख लीटर से ज्यादा तेल है, जिसे हमास ने गाजा में अपने ठिकानों पर छिपा कर रखा है। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके उस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जिन लोगों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र ने लाखों लीटर तेल भेजा था वो अंधेरे में रहने को मजबूर है। और इतना ही नहीं, इजराइल ने हमास पर तेल चोरी के जरिए गाजा के लोगों का हक मारने का आरोप लगाया और सबूत के तौर पर एक सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी, जिसमें ईंधन रखने वाले 12 बड़े बड़े टैंक नजर आए। इजराइल की सेना के मुताबिक ये सैटेलाइट तस्वीर गाजा में हमास के एक ठिकाने की है, जहां उसने लाखों लीटर तेल जमा कर रखा है। इन तस्वीरों को जारी करते हुए इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि गाजा से इजराइल की घेरेबंदी नहीं हटने वाली, जबकि हमास ने मिस्र से लगने वाले गाजा के रफा बॉर्डर को खोलने की मांग की थी, ताकि जिन अस्पतालों में बिजली नहीं है वहां बाहरी मदद से ईंधन पहुंचाया जा सके। लेकिन इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने 2 टूक कह दिया कि हमास पहले उस तेल को लौटाए जिसे उसने चुरा रखा है। यानी इजराइल गाजा की घेरेबंदी किसी भी कीमत पर तोड़ने को तैयार नहीं है। इस बीच इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके हमलों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों में कई ठिकाने बनाकर छिपे हुए थे,
जिनकी जानकारी मिलने के बाद इजरायल की सेना ने उन ठिकानों पर आसमान से हमला कर दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें हमास के लड़ाकों का रिहायशी इलाके में एक ठिकाना दिखाई दिया। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर इजरायल की सेना ने उस पर बमबारी कर दी, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद मैंने कहा रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया। नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। क्या खुशबू आ रही है। ऑफिस के बाहर तुम्हारी ये वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। मना किया था ना, जब घर पे ना हो तो नो बदमाशी। When will you learn? Angry eyes. Angry eyes and all. लग गए। लगाना है तो पूरे घर में फिनोलेक्स LED लगाओ। When will you learn? So no stress, फिनोलेक्स। इजरायल में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हमास के लड़ाकों का एक वीडियो भी इजरायल की सेना ने जारी किया। इस वीडियो में कुछ लोग समंदर के रास्ते दक्षिण इजरायल में घुसने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन जैसे ही इजरायल की नौसेना ने उन्हें देखा, उन पर तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। सामने आए वीडियो में इजरायल की नौसेना हमास के लड़ाकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करती दिखी। इजरायल ने दावा किया कि उस हमले में हमास के 8 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, जो दक्षिणी इजरायल के जिकिम इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। वहीं उस हमले के बाद इजरायल ने गाजा के समुद्री तट पर भी बमबारी की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें इजरायल के कुछ लड़ाकू विमान एक मस्जिद के ऊपर बमबारी करते नजर आए। इजरायल ने दावा किया कि उस मस्जिद में हमास के कई लड़ाके छिपे हुए थे, साथ ही वहां हथियारों का जखीरा रखा हुआ था, जिसे हमले के बाद तबाह कर दिया गया। क्योंकि इजरायल ने गाजा पर बारूद बरसाने के साथ ही अपनी सीमाओं को भी पूरी तरह सुरक्षित कर दिया, यहां तक कि दक्षिण इजरायल के जिकिम इलाके को पूरी तरह खाली करा लिया। क्योंकि इजरायल को डर है कि हमास के लड़ाके उस इलाके में घुसपैठ कर 7 अक्टूबर के जैसा फिर से कत्लेआम मचा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण इजरायल का जिकिम इलाका गाजा बॉर्डर के करीब है और वहां से कुछ किलोमीटर दूर ही गाजा में हमास ने सुरंगों का मकड़जाल फैला रखा है और ये सुरंगें जिकिम के समुद्री किनारे के करीब तक फैली हुई हैं। ऐसे में अगर हमास के लड़ाके वहां घुसपैठ करने में कामयाब हो गए तो एक बार फिर इजरायल में तबाही मच सकती है और इसी तबाही से बचने के लिए इजरायल लगातार गाजा के समुद्री किनारों पर बमबारी कर रहा है। इजरायल की मीडिया के मुताबिक उस बमबारी में हमास के हथियारों का एक गोदाम भी तबाह हो गया और इजरायल की सेना ने दावा किया कि हमास के लड़ाके इजरायल में घुसपैठ के लिए गाजा में बनी सुरंगों का इस्तेमाल कर रहे थे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायल की सेना उन्हीं सुरंगों को तबाह करने में जुटी है, लेकिन हमास की उन सुरंगों को बर्बाद करना इजरायल के लिए इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि गाजा की जमीन के ऊपर 20 लाख लोग रहते हैं और जमीन के नीचे हमास ने सुरंगों का जाल बिछा रखा है। साल 2005 में गाजा से इजरायली सेना पीछे हट गई थी। उसके बाद वहां सुरंगों का निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन 2 साल बाद हमास के हाथ में गाजा का नियंत्रण मिलने के बाद सुरंगों के इस जाल में बेतहाशा इजाफा होने लगा। हमास का दावा है कि उसने 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंगें बिछा रखी हैं, जो उत्तरी गाजा से मिस्र की सीमा तक फैली हुई हैं और इन्हीं सुरंगों के जरिए हमास तक सामान, ईंधन और हथियार पहुंचाए जाते हैं। यही नहीं, इन सुरंगों के जरिए ही हमास के लड़ाके इजरायल में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। और इजरायल के मीडिया का दावा है कि सुरंगों की उन्हीं भूल भुलैया में इजरायल के बंधकों को हमास के लड़ाकों ने कैद कर रखा है, जिन्हें ढूंढना इजरायल के लिए काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये सुरंगें कई किलोमीटर में फैली हुई हैं। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक इजरायल की सेना को उन सुरंगों के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है।
इसलिए इजराइल की सेना गाजा में घुसने से पहले हवाई हमले कर रही है। और दावा है कि हवाई हमले में उन सुरंगों को मामूली नुकसान हुआ। यही नहीं, साल 2014 में जब इजराइल ने आखिरी बार गाजा के अंदर घुसकर बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी तो जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। उसके 67 से ज्यादा सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने मार दिया था और इस बार भी इसकी आशंका है। इसलिए जंग के 18 दिन बाद भी न तो बंधकों की रिहाई हो पाई है और न ही गाजा में घुसकर कोई सैन्य कार्रवाई हुई है। इस बीच इजराइल की सेना ने हमास के एक और कमांडर को ढेर करने का दावा किया। इजराइल का आरोप है कि हमास का ये कमांडर 7 अक्टूबर को किबुत्ज बेरी इलाके में हुए हमले में शामिल था, जहां 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी और कुछ लोगों को जलाकर मार डाला गया था। यही नहीं, हमास के हमले के बाद इजराइल के किबुत्ज बेरी इलाके को पूरी तरह खाली करा लिया गया था और इसी वजह से हमास के उस कमांडर की तलाश में इजराइल के सैनिक दिन रात एक किए हुए थे। इजराइल की सेना ने दावा किया कि जैसे ही हमास के उस कमांडर के ठिकाने के बारे में जानकारी मिली, उसके तुरंत बाद ही इजराइल की सेना एक्शन में आ गई और उसके ठिकानों को बमबारी कर बर्बाद कर दिया। इजराइल की सेना ने उस बमबारी का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें आसमान से गिरते घातक बमों से हमास के ठिकाने मलबे के ढेर में तब्दील होते नजर आए। इजराइल ने दावा किया कि वो पिछले 2 हफ्तों में हमास के 13 खतरनाक कमांडरों को मार गिरा चुका है और इजराइल चुन चुनकर हमास के कमांडरों को ढेर कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 लाख से ज्यादा सैनिक और 3000 से ज्यादा टैंक जब गाजा में घुसे तो उन्हें ज्यादा मुश्किलों का सामना न करना पड़े और इसलिए इजराइल हमास को कमजोर करने में जुटा हुआ। इजराइल की सेना के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में हमास के 13 बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। ये सभी कमांडर 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले में शामिल थे और उन कमांडरों को जंग में लड़ने की पूरी ट्रेनिंग मिली हुई, साथ ही वो गाजा के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। ऐसे में उन कमांडरों के मारे जाने से हमास को बड़ा नुकसान हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल ने गाजा की घेरेबंदी की हुई है और किसी भी वक्त गाजा पर बड़ा हमला हो सकता है। ऐसे में अगर हमास कमजोर हुआ तो इजराइल की सेना हमास को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बेरूत में हुई बैठक में हिजबुल्लाह, हमास और पीआईजे के नेताओं ने गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों का मिलकर जवाब देने की कसम खाई। रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह और पीआईजे ने इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हमास को अकेला नहीं छोड़ने का भरोसा दिया, जिसका सीधा मतलब ये कि इजराइल और हमास की लड़ाई का दायरा अब और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि रॉयटर्स के मुताबिक लेबनान की राजधानी बेरूत में जो बैठक हुई उसमें हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्ला, हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरोरी और पीआईजे प्रमुख जियाद अल नखला मौजूद थे। यानी इजराइल पर हमले के लिए उसके 3 कट्टर दुश्मनों ने हाथ मिला लिया, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि जिस रफ्तार से इजराइल गाजा पर बारूद बरसा रहा है, जल्दी वो हमास को खत्म कर देगा। और रॉयटर्स के मुताबिक इसी वजह से इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने का सपना देखने वाले इन तीनों संगठनों ने कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल पर बड़े हमले का प्लान तैयार कर लिया, ताकि इजराइल पर एक साथ मिलकर चारों तरफ से ऐसा हमला बोला जाए कि उसकी कमर टूट जाए। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने जब इजराइल में घुसकर कहर बरपाया था, तब लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन पीआईजे ने मिलकर जश्न मनाया था और उस हमले को इजराइल पर फिलिस्तीन की बड़ी जीत बताते हुए हमास की हर तरह से मदद का ऐलान भी कर दिया था। पीआईजे यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद वो चरमपंथी संगठन है जो इजराइल के लिए हमास की तरह ही सिरदर्द बना हुआ है। 1981 में बना पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद संगठन फिलिस्तीन में हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। इसकी शुरुआत मिस्र में पढ़ने वाले फिलिस्तीन के छात्रों ने की थी। पीआईजे का उद्देश्य भी हमास की तरह इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने का है, जबकि इजराइल इस संगठन को ईरान का साथी बताता है और आरोप लगाता है कि पीआईजे के लड़ाकों को ईरान हथियार और पैसे मुहैया कराता है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने हमास की तरह पीआईजे को भी आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। मतलब इजराइल और अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को हमास जैसा ही खतरनाक मानते हैं, लेकिन एक ही मकसद और एक ही दुश्मन होने के बाद भी हमास और पीआईजे के बीच कई बार टकराव की स्थिति भी बन चुकी है और दोनों के लड़ाके आमने सामने तक आ चुके हैं। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई बार हमास ने पीआईजे को इजराइल पर हमला करने से भी इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके हमलों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों में कई ठिकाने बनाकर छिपे हुए थे, जिनकी जानकारी मिलने के बाद इजराइल की सेना ने उन ठिकानों पर आसमान से हमला कर दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें हमास के लड़ाकों का रिहायशी इलाके में एक ठिकाना दिखाई दिया। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर इजराइल की सेना ने उस पर बमबारी कर दी, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना ताकतवर था कि वहां धूल का गुबार उठता नजर आया, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को घेर लिया।
आसमान से गिरते घातक बमों से हमास के कई ठिकाने मलबे के ढेर में तब्दील होते दिखाई दिए। इजराइल का दावा है कि पिछले 24 घंटे में उसकी सेना ने वहां रिहायशी इलाकों में मौजूद हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल के मुताबिक हमास के ये ठिकाने पिछले कई दिनों से उसके निशाने पर थे, जिन्हें तबाह करने के लिए आसमान से ताबड़तोड़ बमबारी की गई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजराइल से, जहां सेना ने गाजा बॉर्डर से लगे शहरों में अलर्ट जारी कर दिया है। इजराइल की सेना ने हमास की तरफ से बड़े हमले की आशंका जताते हुए वहां रहने वाले नागरिकों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कह दिया है। इजराइल की सेना ने लोगों को खाना, पानी, कपड़े, कंबल, दवाएं और दूसरी जरूरत की चीजों को भी अपने साथ रखने की सलाह दी, जिसका मतलब यह कि ये निकाला जा रहा है कि उन्हें लंबे वक्त तक लोगों को वहां रहना पड़ सकता है। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त इजराइल की सेना गाजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू कर सकती है और उससे पहले उसने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या पता चल रहा है इस पर? नीरज आवाज आ रही है? हाँ नीरज आवाज आ रही है जी। नीरज, इस पर क्या पता चल रहा है? क्या ये अलर्ट जारी कर दिया है सेना ने? बिशोप, देखिए, सेना की तरफ से अलर्ट जिकीम, नेटिव, सारा, कार्मिया, ये 3 ऐसे टाउन है जिनको लेकर खबर आ रही है कि वहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल खबर यह है कि हो सकता है हमास के आतंकवादी घुसे हों या आने वाले वक्त में अगर कोई बड़ा हमला किया जाता है इजराइल की सेना की तरफ से गाजा के बॉर्डर के अंदर, यानी गाजा की सीमा के अंदर, तो यहाँ आतंकवादी भाग के आ सकते हैं। तो इसलिए तमाम लोगों को कहा गया कि वो अंदर रुक रहें, घरों से तब तक ना निकले जब तक उन्हें कोई जानकारी या बताया ना जाए, जानकारी देकर। और दूसरी अहम बात, आपको याद होगा 9 बजे के ही बुलेटिन में एक दिन एस्केलॉन को लेकर इस तरह की वार्निंग जारी की गई थी और हम घर के अंदर तब मौजूद थे। उसी तरह की वार्निंग इन 3 शहरों के लिए जारी की गई। उधर 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसपैठ करने वाले हमास के एक लड़ाके का मोबाइल फोन पर बातचीत का एक ऑडियो इजराइल की तरफ से जारी किया गया। बताया गया कि उस ऑडियो में वो लड़ाका इजराइल में कहर बरपाने के दौरान ही अपने पिता से बातचीत कर उन्हें एक एक जानकारी देता सुनाई दिया, जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए। ऐसा पहली बार है जब इजराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों के कत्लेआम के दौरान का कोई ऑडियो जारी किया हो। इस ऑडियो को सुनकर हमास की क्रूरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इजराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए ऑडियो में हमास का वो लड़ाका अपने पिता से बातचीत कर उन्हें एक एक जानकारी देता सुनाई दिया। इजराइल ने दावा किया कि जो ऑडियो उसने जारी किया वो 7 अक्टूबर का है, जिस दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल के लोगों को बेरहमी से मारा था। और इजराइल में जब हमास के लड़ाके मौत बांट रहे थे तब उनकी तैयारी उसे अपने लोगों को लाइव दिखाने की भी थी। दावा किया गया कि इसीलिए हमास के उस लड़ाके ने अपने पिता को फोन लगाया था ताकि वो उन्हें ये दिखा सके कि उसने कितने यहूदियों को मौत की नींद सुला दिया। हमास के लड़ाके जब इजराइल के लोगों को मार रहे थे तब वो अपने पिता से फोन पर बात कर उन्हें ये बता रहा था कि कैसे वहां यहूदियों को मारा जा रहा है। इजराइल के मुताबिक हमास के उस लड़ाके ने पहले एक यहूदी महिला को मौत के घाट उतारा और फिर उसी के फोन से उसने अपने पिता को फोन किया था, जिसके बाद उसने अपने पिता को वहां हो रहे कत्लेआम की पल पल की अपडेट देते हुए उनसे शाबाशी ली थी। और हमास के लड़ाके का ऑडियो जारी कर इजराइल ने यह बताया था कि कैसे हमास के लड़ाके उसके बंधकों को छोड़ने के नाम पर दुनिया की आंख में धूल झोंक रहे हैं। इजराइल ने हमास के उस लड़ाके का ऑडियो जारी कर हमास की क्रूरता का सबूत पेश किया और ये बता दिया कि हमास ने कैसे उसके लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल के लोगों को चुन चुन कर मारा था और साथ ही उसने इजराइल के 200 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बनाने का दावा किया था। लेकिन इसी के बाद इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर बम बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद हमास ने ये धमकी दी कि इजराइल गाजा में हमले बंद कर दे, नहीं तो वो उसके बंधकों को एक एक कर मारेगा। लेकिन अब जब उस लड़ाके का ऑडियो सामने आया तो हमास ने कैसे इजराइल के लोगों को मौत की नींद सुलाया था उसका पर्दाफाश हो गया। इसीलिए इजराइल ने साफ कर दिया कि हमास उसके बंधकों को छोड़ने के नाम पर धोखा देकर अपने आप को नेक दिल दिखाने का ढोंग कर रहा है, जबकि उसका असली सच बाहर आ चुका है। इजराइल की सेना ने हमास की हैवानियत का एक वीडियो भी जारी किया और उसका असली चेहरा दिखाया, जिसमें हमास के लड़ाके कुछ लोगों को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाते नजर आए, जबकि सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए पैदल ही भागते दिखाई दिए। ये वीडियो 7 अक्टूबर का बताया गया।
इसराइल ने इस वीडियो को जारी कर यह दिखाया कि कैसे हमास ने उसके लोगों पर कहर ढाया था। एक दिन पहले ही हमास ने भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने इसराइल के बंधकों का कितने अच्छे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है ये दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन अब इसराइल ने वीडियो जारी कर हमास की हैवानियत का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। हमास ने कैसे उसके लोगों को जबरदस्ती बंधक बनाया था, इसराइल ने दुनिया को दिखा दिया। और इसराइल की तरफ से ये वीडियो तब जारी किया गया जब एक दिन पहले ही हमास ने इसराइल के 2 और बंधकों को रिहा कर दिया। वो दोनों बंधक इसराइल की बुजुर्ग महिलाएं, जिन्हें रिहा कर हमास ने वाहवाही बटोरने की कोशिश की। दोनों बुजुर्ग महिलाओं को छोड़ते हुए हमास ने कहा कि उसने महिलाओं को इंसानियत की वजह से छोड़ा। दोनों महिलाओं की रिहाई के वक्त का जो वीडियो हमास ने जारी किया उसमें भी उसके लड़ाके उनका ख्याल रखते दिखाई दिए। उन बुजुर्ग महिलाओं को जब हमास ने छोड़ा तब उनमें एक महिला ने उसे शलोम बोलकर अलविदा किया, जिसके बाद हमास के लड़ाके ने भी शलोम बोलकर ही महिला का जवाब दिया। लेकिन इसराइल ने हमास के वीडियो को दिखावा बताते हुए ये आरोप लगाया कि हमास उसके बंधकों से बदसलूकी करते हुए उन पर जुल्म ढा रहा है। और इसराइल ने हमास के ऐसे ही जुल्मों का एक और सबूत दुनिया के सामने रख दिया, जिसमें हमास के लड़ाके से एक पत्र मिलने का दावा किया गया। हमास के लड़ाके से मिले कागज के टुकड़े में उसके लड़ाकों की क्रूरता की पूरी कहानी दर्ज थी, जिसे पढ़कर इसराइल के लोगों का कलेजा कांप उठा। जिसने भी उस पत्र को देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि पत्र में हमास के लड़ाकों को ये निर्देश दिए गए कि वो तलवारें उठा लें और उनकी धार तेज कर लें और इसराइल के लोगों पर ऐसे टूट पड़े जैसे शेर अपना शिकार करता है। और तो और उस पत्र में इसराइल के लोगों को एक बीमारी बताया गया और इलाज के तौर पर मौत बांटने की बात लिखी गई। हमास ने अपने लड़ाकों से कहा था कि दुश्मन के सिर काटने और उनका कलेजा निकालने से भी वो पीछे ना हटें, भले ही उन्हें इसके लिए किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। और तो और इसराइल के मुताबिक उस पत्र में हमास के लड़ाकों को इसराइल के लोगों को बेरहमी से मारने का पूरा प्लान बताया गया था। इतना ही नहीं, बताया गया कि उनके अंदर इसराइल के लोगों के लिए कूट कूट कर नफरत भी भरी गई थी, ताकि इसराइल के लोगों को ऐसी मौत दी जा सके जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इसराइल के मुताबिक हमास के लड़ाकों के पास से मिले उस पत्र में साफ निर्देश दिए गए कि वो इसराइल के लोगों का सिर कलम करने से पहले एक बार भी न सोचें, उन्हें दर्दनाक मौत दें। बताया गया कि उस पत्र के मुताबिक ही हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला बोला और वहां लोगों पर कहर बनकर टूट पड़े थे, जिसके बाद उन्हें जो भी सामने दिखा उन्होंने उसे मौत की नींद सुला दिया था और साथ ही इसराइल के 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर वो उन्हें अपने साथ ले गए थे। हालांकि कतर और मिस्र के समझाने पर हमास ने बंधकों को रिहा करना शुरू कर दिया, लेकिन अब खबर है कि कतर हमास पर ज्यादा से ज्यादा बंधकों को छोड़ने का दबाव बना रहा है ताकि जल्द बंधकों को उनके घर पहुंचाया जा सके। दावा किया गया कि हमास ने इसराइल के बंधकों को गाजा में कहीं रखा है, लेकिन इसराइल की फौज गाजा में बमों की बारिश करने से पीछे नहीं हट रही, जिससे बंधकों की जान पर भी खतरा है, क्योंकि हमास पहले ही ये धमकी दे चुका है कि अगर गाजा में हमले बंद नहीं हुए तो वो बंधकों को एक एक कर मारेगा। और इसीलिए कतर ने हमास पर दबाव बनाना शुरू कर दिया ताकि बंधकों को नुकसान ना पहुंचे। हालांकि इससे पहले भी कतर ने हमास पर दबाव बनाया था, जिसके बाद उसने इसराइल के बंधकों को रिहा करना शुरू किया। कतर के समझाने पर ही उसने 2 अमेरिकी महिलाओं को भी रिहा किया था। उधर इसराइल की फौज ने बड़ा ऐलान कर दिया कि बंधकों को छोड़ने के बाद भी हमास पर हमले नहीं रुकेंगे। इसराइल की सेना ने एक बयान जारी कर हमास को मिट्टी में मिला देने की कड़ी चेतावनी दे दी और इसके साथ ही ये साफ कर दिया कि इसराइल किसी भी कीमत पर जंग में पीछे हटना नहीं चाहता, जिसके लिए उसकी सेना गाजा पर ताबड़तोड़ हमलों को जारी रखेगी और हर कदम पर हमास के लड़ाकों को मुंह तोड़ जवाब देगी। इसराइल की सेना की ओर से जारी एक बयान में हमास को खुली चुनौती दी गई, जिसमें सेना ने बताया कि सिर्फ बंधकों की रिहाई से हमास को माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के खूंखार आतंकियों ने इसराइल में कत्लेआम मचा दिया था और कई बेकसूर लोगों को बंधक बना लिया था, जिसे इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, एक रोज पहले भी इसराइल ने संकेत दिए कि उसकी सेना हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी कमर कस चुकी है और जमीनी हमले के लिए भी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि जंग के 19वें दिन भी हमास के कब्जे में 200 से ज्यादा बंधक मौजूद हैं, जिनकी रिहाई इसराइल की सेना के लिए जंग जीतने जैसा हो गया। अगर हमास के कब्जे में एक भी बंधक मारा गया तो दुनिया भर के सामने इसराइल की साख दांव पर लग सकती है, क्योंकि इसराइल की सेना हमास के कब्जे से किसी बंधक को छुड़ा नहीं पाई है और हमास ने जिन 4 बंधकों को रिहा किया उसमें इसराइल की सेना का कोई हाथ नहीं था और ना ही उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद किसी सफल ऑपरेशन को अंजाम दे पाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास के लड़ाके खुद को बचाने के लिए गाजा शहर के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं और उन्हीं सुरंगों में बंधक बनाए गए लोगों को भी कैद कर रखा गया, जो इसराइल की सेना के लिए गले की फांस बने हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी इसराइल की सेना ने हमास का नामो निशान मिटा देने की कसम खा रखी है।
जबकि बंधकों के नाम पर हमास इजरायल की सेना से मोलभाव करने की कोशिश में जुट गया। ब्रिटेन के स्काई न्यूज के मुताबिक हमास के नेता खालिद मशाल ने एक बयान जारी कर इजरायल के सामने गाजा पर बमबारी बंद करने की मांग की और गाजा पर हमले रोकने के बदले में बंधकों की रिहाई की शर्त रख दी। इसका मतलब यह हुआ कि इजरायल की सेना अगर गाजा पर अपने भीषण हमले रोक दे तो हमास बंधक बनाए गए सभी लोगों को सुरक्षित अपने कब्जे से आजाद कर देगा। मतलब साफ है कि जंग के बीच हमास बंधकों की रिहाई के बदले सौदेबाजी पर उतर आया है, क्योंकि एक रोज पहले भी हमास ने 50 बंधकों को छोड़ने के बदले में गाजा में ईंधन की सप्लाई की मांग की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल के रास्ते से ही गाजा में ईंधन की सप्लाई होती है और जंग शुरू होने के बाद से ही गाजा में ईंधन की सप्लाई ठप पड़ी है। हालांकि हमास की इस शर्त को इजरायल ने ठुकरा दिया, लेकिन एक बार फिर हमास के नेता खालिद मशाल ने बंधकों की रिहाई के बदले में गाजा पर बमबारी रोकने की मांग कर दी। इस बीच इजरायल से बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के सामने गुहार लगाई और हमास के कब्जे से जल्द उनकी रिहाई की अपील की। और इसके साथ ही बंधक बनाए गए लोगों के परिवार वालों ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात की और जंग के दौरान हमास के कब्जे से अपनों को छुड़ाने की मांग की। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पहुंचे परिवार वालों ने बताया कि वो पिछले 18 दिनों से अपने लोगों का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजरायल से कैद कर लिया था। और उन्होंने ये भी बताया कि इजरायल समेत 33 दूसरे देशों के लोग हमास के कब्जे में हैं, जबकि बंधक बनाए गए लोगों के कुछ परिवार वालों ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान पोस्टरों पर कैद किए गए लोगों की तस्वीरें और उनके नाम लिखे नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने वहां कैद किए गए लोगों के जूते रखकर उनकी रिहाई की अपील की। उधर जंग में इजरायल का समर्थन करने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का वेस्ट बैंक में भारी विरोध किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति फिलिस्तीन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के रमल्ला शहर पहुंचे, जहां उन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। लेकिन इस दौरान वहां हमास का समर्थन करते हुए कई लोग जुट गए और उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फिलिस्तीन के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर दिया। इस दौरान उन्होंने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले को इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के लिए त्रासदी बताया। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने दोनों तरफ के हमलों में मारे गए आम नागरिकों के लिए अपनी संवेदना जताई। इसके साथ ही इमैनुअल मैक्रों ने इजरायल से निर्दोष नागरिकों पर हो रहे हमलों को रोकने की भी मांग की। और इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पश्चिम एशिया के देश जॉर्डन पहुंचे, जहां उन्होंने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की। इससे पहले मैक्रों ने इजरायल के प्रधानमंत्री और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, जिसके बाद वो जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात के दौरान मैक्रों ने इजरायल और हमास युद्ध पर चर्चा की। उधर जॉर्डन की राजधानी अम्मान में सैकड़ों लोगों ने इजरायली दूतावास के नजदीक प्रदर्शन किया। वहां जुटे प्रदर्शनकारियों ने गाजा में हो रहे हमलों पर अपना विरोध जताया और हमास का समर्थन करते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने जॉर्डन के साथ फिलिस्तीन के झंडे भी लहराए। इस दौरान राजधानी अम्मान में जुटे लोगों ने गाजा पर हमले रोकने की मांग करते हुए वहां लोगों तक मदद पहुंचाने की मांग की। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजरायल पर हुए हमलों को फिलिस्तीनियों के लिए भी त्रासदी बताया। पश्चिम एशिया के देशों के दौरे पर निकले मैक्रों ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात के दौरान यह बयान दिया। और इस दौरान मैक्रों ने हमास के हमले को गलत ठहराते हुए दो टूक कहा कि इसका खमियाजा फिलिस्तीनियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बंधकों को तुरंत रिहा करने की भी मांग की। मैक्रों के मुताबिक फ्रांस के 9 नागरिक हमास के कब्जे में हैं। इस बीच खबर है कि जॉर्डन की क्वीन ने इजरायली बच्चों के कत्ल की घटनाओं को गलत बताया। जॉर्डन इजरायल के दुश्मन देशों में एक है, जहां की क्वीन ने यह दावा किया कि इजरायल में बच्चों का कत्लेआम हुआ ही नहीं था, जबकि इजरायल के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी ये आरोप लगा चुके हैं कि इजरायल में हमास के लड़ाकों ने कई बच्चों के सिर काटे थे। इधर यूरोप के देश ऑस्ट्रिया ने गाजा की हालात के लिए चरमपंथी संगठन हमास को जिम्मेदार ठहराया। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने यूरोपीय यूनियन से हमास के खिलाफ एक एक्शन प्लान बनाने की मांग की और हमास पर गाजा के लोगों को बंधक बनाने का आरोप भी लगाया। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने साफ किया कि इस जंग में उनका देश इजरायल के साथ है। उधर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए गाजा में इजरायल की कार्रवाई को बर्बर बताया। उन्होंने इजरायल से इस जंग को रोकने की मांग की और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इजरायल को हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया। अनवर इब्राहिम राजधानी कुआलालंपुर में फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित एक रैली में शामिल हुए, जहां उन्होंने पश्चिमी देशों को भी आड़े हाथ लिया और इजरायल का समर्थन करने पर उनकी आलोचना की। उधर संयुक्त राष्ट्र में इजरायल और हमास की जंग पर पेश किए गए अमेरिका के प्रस्ताव में ईरान का नाम गायब रहा।
मतलब यह कि ईरान पर लगातार ज़बानी हमले करने वाले अमेरिका ने जंग से किसी भी तरह ईरान का नाम नहीं जोड़ा, जबकि शुरू से 7 अक्टूबर के हमले के लिए हमास के पीछे ईरान का हाथ माना जा रहा था। इजरायल ने तो हमले की प्लानिंग तक में ईरान की भूमिका का दावा किया था, लेकिन अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जो प्रस्ताव पेश किया उससे ईरान का नाम गायब रहा। यानी किसी भी तरह हमास के 7 अक्टूबर वाले हमले से अमेरिका ने ईरान को नहीं जोड़ा। एक दिन पहले ही ईरान ने अमेरिका की तरफ से गुपचुप संदेश मिलने का दावा किया था। ईरान ने दावा किया था कि अमेरिका जंग को भड़कने से रोकने में उसकी मदद चाहता है, और ये भी कहा था कि ईरान के समर्थन वाले संगठनों को जंग से दूर रखने में अमेरिका उसकी मदद चाहता है। इसीलिए अमेरिका का ये दांव ईरान के साथ चल रही उसी गुपचुप डील का हिस्सा माना जा रहा है। मतलब ये कि हिजबुल्लाह जैसे संगठनों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका को ईरान की मदद की जरूरत है, और इसीलिए वो 7 अक्टूबर वाले हमले से ईरान का नाम दूर रखने को तैयार है। इस बीच रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका के इजरायल की मदद करने पर आपत्ति जताई। इस जंग के शुरू होने के बाद से अमेरिका खतरनाक हथियारों की कई खेप इजरायल भेज चुका है, जिसे रूस ने गलत बताया और ये साफ कर दिया कि वो इजरायल और हमास की जंग में अमेरिका के दखल का समर्थन नहीं करता। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ गाजा में सीज फायर के मुद्दे पर बातचीत शुरू की। उधर इजरायल पर हमास के हमले में मरने वाले अमेरिकी नागरिकों की संख्या बढ़कर 33 हो गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह जानकारी दी, और इसके साथ ही ब्लिंकन ने हमास से सभी बंधकों को फौरन रिहा करने की मांग की। इजरायल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजरायल से 212 लोगों को अगवा किया था, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इधर इजरायल और हमास के बीच जारी जंग की वजह से व्हाइट हाउस में होने वाले जश्न के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज के सम्मान में व्हाइट हाउस में डिनर के दौरान संगीत का एक कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें अमेरिका के मशहूर रॉक बैंड B-52s को परफॉर्म करना था। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जिल बाइडेन के मुताबिक इजरायल हमास की जंग में आम नागरिकों के मारे जाने से आहत होकर संगीत के इस कार्यक्रम को डिनर से हटा दिया गया। इस बीच इजरायल के हमले से गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,500 से ज्यादा हो गई। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में 756 लोगों की मौत हुई। और फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। उसके मुताबिक इन हमलों में घायल हुए लोगों की संख्या बढ़कर करीब 18,000 पहुंच चुकी है। इधर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की संस्था WHO ने गाजा में मदद पहुंचाने में सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। WHO के मुताबिक गाजा के उत्तरी इलाकों में सुरक्षा नहीं मिलने से जरूरी दवाइयां नहीं पहुंच पा रही हैं, और इसी वजह से वहां के अस्पतालों में भर्ती घायलों की हालत लगातार खराब हो रही है। यही नहीं, WHO ने तुरंत युद्ध विराम की जरूरत बताई ताकि गाजा के अस्पतालों में दवाइयां पहुंचाई जा सकें। इसके साथ ही WHO के अधिकारियों ने रफा बॉर्डर को खुला रखने की भी मांग की। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी दी कि गाजा में इजरायल के हमले से बचने के लिए करीब 6 लाख फिलिस्तीनियों ने उसके शरणार्थी शिविरों में पनाह ले ली है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इन कैंपों में लोगों के रहने और उनके खाने पीने का पूरा बंदोबस्त है, और संयुक्त राष्ट्र के ये शरणार्थी शिविर इजरायल के हमलों से सुरक्षित भी बताए गए। दावा है कि गाजा में युद्ध पीड़ितों के लिए ऐसे करीब 150 कैंप बनाए गए हैं। इधर मिस्र में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे करीब 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मिस्र की राजधानी काहिरा में कई जगहों पर इजरायल के सैन्य अभियान के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद एक्शन में आई मिस्र की पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उनमें कुछ को रिहा भी कर दिया गया। वहां की पुलिस के मुताबिक वो लोग उन जगहों पर प्रदर्शन कर रहे थे जहां इसकी इजाजत नहीं थी। उधर जर्मनी में इजरायल के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन के दौरान हमले करने की साजिश रचने के आरोप में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर है कि उस संदिग्ध को आतंकी संगठन ISIS की सदस्यता के लिए पहले भी दोषी ठहराया जा चुका है, और अब उसके ऊपर इजरायल के समर्थन में हो रही रैलियों में हमले की प्लानिंग का भी आरोप लगा, जिसके बाद जर्मनी के ड्यूइसबर्ग में उसे गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इजरायल के समर्थन में 10,000 से ज्यादा लोग जुटे थे। इधर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार लगातार 5वें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 522 अंक लुढ़क गया, और दिग्गज कंपनियों के कमजोर नतीजों ने भी बाजार में बिकवाली का भारी दबाव बनाया, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 522 अंक गिरकर 64,049 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 160 अंकों की गिरावट के साथ 19,122 के स्तर पर बंद हुआ। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। अजीब लोग हैं कैसा कमाल करते हैं, अजीब लोग हैं कैसा कमाल करते हैं, मुझी से पूछ के मुझसे सवाल करते हैं। सौबात की एक बात कही राकेश ने,
वहां के लोग कभी घास भी तो देते थे, यहां के लोग तो सीधे हलाल करते हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की।